हेलो, दिस इज यूसुफ और आज हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी वीडियो है क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं, एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और अर्थिंग क्या होती है और एक फ्यूज़ क्या होता है। ये तीनों टॉपिक इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। ओके, अगर आप लोग ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग आगे की वीडियो भी आप लोग को मिलते रहे। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? एक लॉ है, जैसे कि लिखा है, एक नियम है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई वायर है, एक वायर है, इसमें कुछ करंट फ्लो करती है, तो अगर वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो कर रही है, लेकिन उस वायर में अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो करंट के फ्लो करने की वजह से वायर क्या होने लग जाएगा? हीट होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। तो वायर में क्या प्रोड्यूस होगी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो हीट एनर्जी किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी? 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहली चीज़ कि कितनी करंट फ्लो कर रही है, उस पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड करेगी? कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरी चीज़ डिपेंड करेगी कि करंट कितनी देर तक के लिए फ्लो हो रही है, टाइम। वो करंट जो है वो कितनी देर, जितनी ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करेगी उतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, हीट एनर्जी भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, हीट एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, the amount of heat produced in a wire is directly proportional to the square of the current। करंट जितनी फ्लो कर रही है उसको स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और and resistance and time। Joule's law of heating states that the amount of heat produced in a wire or conductor is directly proportional to the square of the current, resistance of the wire and the time for which current is flows through the wire। मतलब इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। यानी मैथमेटिकली अगर कहें तो H is directly proportional to I square, H is proportional to R, H is proportional to T। H क्या है? हीट एनर्जी। जहाँ पे H क्या है? हीट एनर्जी। वेयर H is हीट एनर्जी। ये जो हीट एनर्जी है, I क्या है? करंट। तो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीनों को कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा? H is proportional to I square multiplied by R multiplied by T। ठीक है, और प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो इस केस में वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बस इतना ही सा है, इस पे ही न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो H है ये हीट एनर्जी है, और एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला भी लगेगा जो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि एनर्जी का फॉर्मूले 4 थे। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इंटू टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। तो एनर्जी के 4 फॉर्मूले थे, ये एक्चुअली उसी में से एक फॉर्मूला है ना, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी ये फॉर्मूला पहले हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक, लेकिन H की E का जितना ये फॉर्मूला, वो सारे फॉर्मूले H के लिए यूज़ कर सकते हैं। कहीं किसी न्यूमेरिकल में ये कहा जाए कि कैलकुलेट हीट एनर्जी, और तुम्हें I, R और T नहीं दिया, तो ये मत सोचना कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला तो I से, R से और T से ही निकलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर P और T दिया है तो वहाँ से भी H निकल जाएगा, P इंटू T भी H ही होगा, क्योंकि E और H एक ही चीज़ होते हैं। E का मतलब नॉर्मल एनर्जी और H का मतलब हीट एनर्जी। तो एनर्जी किसी भी फॉर्मूले से निकालो, चाहे इसमें से चाहे यहाँ से, एक ही बात है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में इसको जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा सब एक ही फॉर्मूला है, बट लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सिर्फ इस वाले को बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मतलब होता है कि एक ऐसा वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? लो हो। जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, जिसमें जैसे कुछ भी थोड़ी सी भी ज़्यादा करंट फ्लो करे तो वो क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर, और जिसमें कि थोड़ी सी भी करंट एक्स्ट्रा फ्लो करे तो वायर क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। उसी वायर को बोलते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ का इस्तेमाल कैसे होता है कि हम लोग मेन जो घर की पूरी घर की सर्किट है उसमें जो मेन सप्लाई आता है उसके रास्ते में वो वायर लगा देते हैं।
जैसे ही किसी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से जब ज़रूरत से ज़्यादा करंट अगर मान लो वायर में आएगी तो वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज़ का यही काम है कि एक्सेस जब करंट आ जाए, एक्सेस करंट किस वजह से आती है? 2 वजह से आती है, एक ओवरलोडिंग और दूसरी चीज़ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी एक्सेस में करंट आ जाएगी, ओवरलोडिंग हो गया तो भी एक्सेस में करंट आ जाएगी। तो ऐसा एक्सेस में जब करंट आएगी तो घर के बाकी अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए वो फ्यूज़ वायर सबसे पहले वो वायर लगा होता है, उसके बाद करंट बाकी घर के अप्लायंसेस तक पहुंचती है। तो अगर जब भी कहीं शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हुआ तो एक्सेस करंट की वजह से वो फ्यूज़ वायर वहीं पर कट हो जाएगा, तो बाकी अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है। और दूसरा है अर्थिंग। क्या होती है? अर्थिंग का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी बॉडी मेटालिक है, मतलब उसका आउटर जो बॉडी है वो मेटल की है, जैसे कि जो पहले इलेक्ट्रिक आयरन आते थे जिसकी मेटालिक बॉडी, आजकल तो फाइबर की बॉडी पे आने लगा है वो प्रेस, जो आयरन जिसको प्रेस बोलते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन, तो उसकी आजकल तो बॉडी फाइबर की बॉडी आने लगी है। लेकिन पहले जो पुराने प्रेस थे उसमें क्या होते थे कि मेटालिक बॉडी है, जैसे कि कूलर हो गया उसकी बॉडी क्या है? मेटालिक बॉडी है। तो ऐसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनकी आउटर बॉडी क्या हो? मेटल की हो, तो उनमें क्या होता है कभी कभी करंट, हाँ छूने पे करंट मारता है, कभी कभी करंट आ जाता है, तो वो शॉक से, उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए अर्थिंग की हेल्प लेते हैं। तो अर्थिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा कनेक्शन कि जो मेटालिक बॉडी को डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट कर दे, उस कनेक्शन को बोलते हैं अर्थिंग। मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी मेटल की बॉडी को एक तार से डायरेक्टली अर्थ से जोड़ दिया जाए, दिस इज अर्थिंग। ऐसा क्या होने से क्या होगा कि जब भी कभी अगर मेटालिक बॉडी में कोई लाइव वायर टच कर रहा होगा, अंदर कोई तार कटा हुआ है, लाइव वायर कटा हुआ है और वो मेटेलिक बॉडी से टच कर रहा है, तो उसको छूने पे हम लोग करंट मारता है। हम लोग करंट क्यों मारता है? क्योंकि हम लोग की बॉडी जो है वो अर्थ से कनेक्टेड होती है। तो अर्थ क्या है? लो पोटेंशियल पे, और उसमें लाइव वायर टच कर रहा है उसकी मेटेलिक बॉडी पे। तो जब हम लोग उसको छूते हैं तो वो हाई पोटेंशियल की चीज़ हम लोग ने छू लिया, हम लोग की बॉडी का दूसरा एंड यानी पैर वो कहाँ पे होता है? ज़मीन पे, लो पोटेंशियल पे। तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है और हम लोग की बॉडी के थ्रू जाती है, क्योंकि और कोई उसके पास रास्ता नहीं होता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के लिए जाने के लिए। लेकिन अगर एक मेटेलिक बॉडी से एक वायर से पहले ही से अर्थ को कनेक्ट कर दिया जाए तो जो हाई पोटेंशियल से करंट वो लो पोटेंशियल में उस वायर के थ्रू चली जाएगी और हमारी बॉडी हम लोग छुएंगे तो भी हम लोग की बॉडी से करंट नहीं जाएगी। तो इस तरह से अर्थिंग अगर हम लोग कर दिए, यानी कि मेटेलिक बॉडी को अर्थ से पहले ही से कनेक्शन कर दिया, तो हम लोग अगर कोई कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक हम लोग को नहीं लगेगा क्योंकि करंट डायरेक्टली अर्थ में जा रही उस वायर के थ्रू, हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक अर्थिंग। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है। तो अर्थिंग, इलेक्ट्रिक और क्या होता है? फ्यूज़ और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये इस तरह से हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक कवर हो गए। ठीक, अब हम लोग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा।